20 दिनों से जारी जंग ने यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आपको बता दें, लेकिन रूस को भी आर्थिक तौर पर यह जंग भारी पड़ने लगी है। तो क्या दोनों देश बातचीत के जरिए जंग खत्म करने पर तैयार हो जाएंगे? पहले यूक्रेन अपनी हार मानेगा या रूस झुकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर समझौता हुआ तो उसकी शर्तें क्या होगी और क्या वो शर्तें यूक्रेन और यूरोप के देशों को मंजूर होगी? किंतु परंतु बहुत है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों देशों के लिए इस वक्त शांति जरूरी है और इसलिए दोनों देश बातचीत पर जोर दे रहे हैं। एक दिन पहले रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच ऑनलाइन बात शुरू हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद रूस ने आज यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला बोला। इसके बावजूद बातचीत का सिलसिला जारी है। युद्ध विराम, सेना की तुरंत वापसी और सुरक्षा की गारंटी को लेकर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। इसलिए युद्ध के खत्म होने की संभावना बढ़ गई है। इस दिन बाद भी यूक्रेन जंग की लपटों में घिरा है। न तो यूक्रेन झुकने को तैयार है, न रूस हमले रोकने को राजी। रूस के निशाने पर न सिर्फ राजधानी कीव है, बल्कि यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। रूसी सेना का दावा है कि खेरसोन इलाका पूरी तरह उसके कब्जे में आ चुका है। सैन्य ठिकाने के बाद अब रूसी सेना नागरिक इलाकों पर बमबारी कर रही है और इसकी वजह से चारों तरफ तबाही का मंजर है। सवाल है कि रूस के इस आक्रामक रुख को देखते हुए क्या इस जंग के जल्द खत्म होने की उम्मीद की जा सकती है? राहत की बात यह है कि भले ही यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी है, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला भी कायम है। रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत हो रही है। दोनों देशों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। बातचीत से शांति की उम्मीद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी है। उन्होंने कहा है, मैंने यूरोपियन कमीशन और पोलैंड के प्रेसिडेंट के साथ लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री से बात की है। इजरायल के प्रधानमंत्री से भी हुई बात अहम थी। जंग को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए समझौते के लिहाज से यह बातचीत अहम है। हमारे प्रतिनिधि मंडल ने भी रूस के साथ बात की है। मुझे बताया गया है कि यह बातचीत अच्छी रही। बातचीत जारी रहेगी। बातचीत से जंग थम सकती है, इसकी उम्मीद इसलिए है क्योंकि पिछले 20 दिन में जहां यूक्रेन तबाह हुआ है, वहीं रूस को भी यह जंग भारी पड़ रही है। अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी बेन होजेस का दावा है कि रूस के पास 10 दिन का गोला बारूद बचा है। अगर युद्ध 10 दिन और खिंचता है तो रूस की सेना पस्त हो जाएगी, क्योंकि इसके पास गोला बारूद और सैन्य उपकरण तेजी से खत्म हो रहे हैं। वेरियस क्लेम्स लेते रहते हैं दूसरे के बारे में कि इतनी कैजुअलिटी हुई, इतना नुकसान हुआ। ये तो लड़ाई के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअल में क्या हुआ। और ये एमुनिशन जो बात कर रहे हैं, ये गलत भी हो सकती है, क्योंकि जो देश अटैक करने का प्लान बनाता है वो इंश्योर करता है कि एडिक्वेट वॉर वेस्टेज रिजर्व रहे उसके पास एमुनिशन के। हो सकता है कि जैसे कीव को घेरा हो तो वहां थोड़ा एमुनिशन कम पड़ गया हो, आ रहा होगा, रास्ते में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि रशिया ने वॉर प्लान किया और उनके पास एमुनिशन नहीं है। रूस के सैन्य संसाधनों के चूक जाने का दावा अगर अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी ने किया, तो वहीं ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस इस जंग में बड़ा नुकसान झेल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, 19 दिनों में रूस की सेना ने यूक्रेन में जो नुकसान उठाया है वो चेचेनिया में वर्षों चली लड़ाई से कहीं ज्यादा है। ज़ेलेंस्की यही नहीं रुके, बल्कि ये दावा भी किया कि रूस के सैनिक जंग के मैदान से भागने लगे हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस के सैनिकों को सरेंडर करने की नसीहत दी है। ये प्रोपेगेंडा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है कि सैनिक छोड़ के भाग रहे हैं। ये एक तरीके से डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती है। जो सोल्जर्स हैं दूसरी साइड के, उनको
कोशिश की जाती है, इंफॉर्मेशन ऐसा लीक होता है, किया जाता है कि कहीं पे आपके सैनिक भाग रहे हैं ताकि वो इस मोर्चे से भी पीछे हट जाएं। ऐसा कुछ देखने में आया। दोनों प्रोफेशनल आर्मी हैं, कोई ऐसा मैदान छोड़ के नहीं भागता अनलेस बिल्कुल ही हार रहा हो। जंग में यूक्रेन का पलड़ा कमजोर है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पिछले 20 दिनों से वो रूस के सामने टिका हुआ है। जंग जितनी लंबी होती जाएगी, जानकारों की राय में रूस की मुश्किल बढ़ती जाएगी। आर्थिक प्रतिबंधों से भी रूस के इकोनॉमी के चरमराने का भी खतरा कायम है। Und wir sind uns völlig einig, dass es so schnell wie möglich einen Waffenstillstand geben muss, denn das ist jetzt wichtig, damit nicht weiteres Menschenleben gefährdet wird. Es muss sichere Korridore geben für Zivilisten, dass sie sich aus den gefährdeten Orten unbeschadet herausbegeben können. Auch das muss sofort geschehen. Aber das sollten wir uns immer wieder klar machen. Mit jedem Tag, mit jeder Bombe entfernt sich Russland mehr aus dem Kreis der Weltgemeinschaft, die wir miteinander bilden. तुर्की, इजराइल और जर्मनी जैसे देश रूस और यूक्रेन के बीच शांति कायम करने की कोशिश में जुटे हैं। खुद ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन भी जल्द से जल्द समझौते तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए बात बन जाने की उम्मीद बढ़ गई है। कीव से राजेश पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शायद रूस को ये उम्मीद रही होगी कि 2 या फिर 3 दिन में यूक्रेन घुटने टेक देगा और जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अमेरिका और यूरोप के देशों से मिल रहे हथियार और अपने सैनिकों के दम पर यूक्रेन इस युद्ध में न सिर्फ डटा हुआ है बल्कि रूस पर पलटवार भी कर रहा है। हालांकि यूक्रेन को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। उसके शहर और सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। जंग जारी रही तो यूक्रेन की क्या हालत होने वाली है, इसे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बखूबी जानते हैं। उधर राष्ट्रपति पुतिन भी इस युद्ध में जैसे फंस से गए हैं। युद्ध के साथ ही रूस पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। अगर रूस आर्थिक तौर पर बर्बाद हो गया तो यूक्रेन पर मिली जीत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए दोनों देशों का जोर अब बातचीत पर है। वॉर जो है अब एक स्टेलमेट की तरफ जा रही है। स्टेलमेट का मतलब ये होता है कि जब ये इस तरह के ऑपरेशंस शुरू होते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसका जो स्पीड का होता है कि आपने प्लानिंग बहुत अच्छी करी, आपके पास इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, आपके पास जिसको मेन मटेरियल सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपके पास वो जो कोऑर्डिनेटेड प्लान है या नहीं जिससे कि आप उस चीज को स्पीड में कर सकते हैं। तो रशियंस ने भी, और हमने देखा कि बीते दिनों में कुछ एकाध इनकी तरफ से भी ये बयान आए कि दे हैव बीन डिलेड। ये जो डिले हो रहा है इससे रशियंस को बहुत कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ रही है। मैं आपको बताऊं, रशियंस जो है वो इस वॉर में तकरीबन तकरीबन $20 बिलियन डेली का एक खर्चा आ रहा है रूस के ऊपर। और जिस तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं और स्पेशली जो स्विफ्ट बैंकिंग के सैंक्शंस वगैरह हैं, और जैसे ओलिगार्क्स को, रशियन ओलिगार्क्स को पूरे यूरोप में पकड़ के अलग अलग से उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, उससे रशियन इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरी तरह से ब्लीड भी करेगी। अब बात यहाँ पर है कि दोनों पार्टीज में से किसके ऊपर फैटीग जो है वो ज्यादा जल्दी हमें दिखना शुरू हो जाएगा। यूक्रेनियंस गिव अप करेंगे या रशियंस गिव अप करेंगे। मिलिट्री माइट रशियंस की ज्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो रेजिस्टेंस यूक्रेनियंस ने दिखाई है, नंबर 1, नंबर 2 जो वॉर की कॉस्ट आ रही है यहाँ पे, अगर एक हफ्ते में ये काम वो कर लेते तो उनकी वॉर की कॉस्ट इस तरह से ज्यादा नहीं होती। पर अब 20 दिन के बाद भी जो उनकी वॉर की कॉस्ट है वो रशियंस के लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा धीरे धीरे। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि हिजाब को लेकर उठे सवाल पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सवाल था कि स्कूल या कॉलेज अगर क्लासरूम में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाते हैं तो क्या ये असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि यूनिफॉर्म पर छात्र आपत्ति नहीं जता सकते हैं। क्लासरूम में इसे पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए मूलभूत अधिकार की दलील लागू नहीं होती है। हाईकोर्ट के फैसले से इस विवाद के खत्म हो जाने की उम्मीद की जा सकती है। वैसे मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर कर्नाटक में शुरू हुआ हंगामा अब खत्म हो जाने की उम्मीद है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस विवाद पर अहम फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने इस मुद्दे से जुड़े 3 सवाल उठाए और साफ किया कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक रिवाज नहीं है।
स्कूल यूनिफॉर्म तय करने पर छात्र आपत्ति नहीं जता सकते। यूनिफॉर्म को लेकर सरकार के पास आदेश जारी करने की शक्ति है। जी, टेक्निकल ग्राउंड्स ये थे कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर था जिसमें ये बोला गया था कि आपको यूनिफॉर्म पहननी है, ये बोला गया था मेरे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या सरकार भी ये बोल सकती है कि बाय गवर्नमेंट ऑर्डर ये बोल सकती है कि आपको ये पर्टिकुलर यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड पहनना है, इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज नहीं होते। ये बहुत बड़ा ऑर्डर था। हाईकोर्ट ने माना कि क्लासरूम के बाहर छात्र चाहे जो पहने, लेकिन क्लासरूम के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है और स्कूल या कॉलेज को अपनी ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। कर्नाटक के उडुपी में जब हिजाब को लेकर हंगामा शुरू हुआ तो छात्राओं की दलील ये थी कि धार्मिक प्रतीक के तौर पर हिजाब पहनना उनका आर्टिकल 14 और 25 के तहत मौलिक अधिकार है। स्कूल या कॉलेज को हक नहीं कि उस पर रोक लगाएं। हंगामे के बाद मामला कोर्ट और फिर हाई कोर्ट पहुंचा। पिछले 74 दिनों के घमासान के बाद कोर्ट ने हिजाब के समर्थन में दी गई 8 याचिकाएं खारिज करते हुए तस्वीर साफ कर दी। बहुत ही अहम फैसला है और इसलिए है क्योंकि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसने सिर्फ इस बात पे डिसाइड नहीं करा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या किसी स्कूल या कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है या नहीं है, ये एक पार्ट था। इम्पॉर्टेंट बात ये गए कि वो रिलीजियस डोमेन में गए। उन्होंने ये देखा कि क्या एक रिलीजन में, किसी भी, जैसे इसमें इस्लामिक रिलीजन में, क्या उनके रिलीजन का एक इंटीग्रल पार्ट है कि आप हिजाब पहने। और ये देख के, रिलीजियस टेक्स्ट को देख के उन्होंने डिसाइड करा कि ये अहम नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। कर्नाटक में स्कूल या कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने को लेकर विवाद नया नहीं है। करीब 3 साल पहले भी बवाल हो चुका था और तब भी फैसला हुआ था कि छात्राएं हिजाब के साथ नहीं आएंगी। इसके बावजूद इस साल 1 जनवरी को उडुपी में छात्राएं हिजाब के साथ पहुंची। उनको क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया। यहीं से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद मुद्दा खत्म हो जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद का निपटारा होने में 74 दिन लग गए। इस विवाद की शुरुआत 1 जनवरी को हुई थी, जब उडुपी के कुंडापुरा के सरकारी कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपनी याचिका के जरिए इन लड़कियों ने यह दलील दी थी कि हिजाब पहनने की इजाजत ना देना संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है। हाईकोर्ट के सामने मुस्लिम लड़कियों की यह दलील टिक नहीं पाई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस्लाम में लड़कियों को सिर ढककर रहने की दलील दी थी। हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने से पहले उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया और कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इस फैसले का अधिकार बनी पवित्र कुरान की वो प्रति जो कि पिछली सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगवाई थी। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट में 8 याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन सुर्खियां बटोरी सिर्फ एक ही पिटीशन ने, जो कि कुंडापुरा के सरकारी कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं की तरफ से दायर की गई थी। आज दिए फैसले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 8 याचिकाओं को खारिज कर दिया। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम हिजाब विवाद से जुड़ी सभी 8 याचिकाओं के बारे में जानें, जो कि कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंची थी। तो सबसे पहले बात हम करते हैं, आपको बता दें कि पहली याचिका, जिसमें यह कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत लिबास का चुनाव एक मौलिक अधिकार है। इस याचिका को दायर करने वाली लड़कियों का तर्क था कि हिजाब पहनने की इजाजत ना देना उनके मौलिक अधिकार का हनन है। दूसरे पिटीशन यानी कि याचिका में सरकारी पीयू कॉलेज यानी कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज और इसके प्रिंसिपल पर एकेडमिक गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। इस याचिका में 2021 और 22 की एकेडमिक गाइडलाइंस में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों के लिए कोई ड्रेस कोड तय नहीं होने का दावा किया गया था। इसी याचिका में पीयू कॉलेज और उसके प्रिंसिपल के खिलाफ जांच की भी मांग की गई थी। अब बात करते हैं तीसरी और चौथी याचिका की। इसके जरिए पीयू कॉलेज की तरफ से यूनिफॉर्म पहनकर आने वाले आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
5वीं पिटीशन की बात करें तो इसमें स्कूलों की तरफ से तय ड्रेस कोड में ही क्लास अटेंड करने के लिए अलग आदेश जारी करने की मांग की गई थी। वहीं छठी याचिका में कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनकर आने के आदेश पर विचार करने की अपील की गई थी, जबकि 7वीं पिटीशन हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक के कई शहरों में हो रहे प्रदर्शन को लेकर थी। याचिकाकर्ता ने प्रदर्शनों के पीछे साजिश की आशंका जाहिर करते हुए जांच की मांग की थी। वहीं हिजाब विवाद से जुड़ी 8वीं और आखिरी पिटीशन वकील रहमतुल्लाह कोतवाल की जनहित याचिका थी। इस याचिका के जरिए वकील ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट से गाइडलाइंस की मांग की थी। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस एस दीक्षित और जस्टिस जे एम खाजी ने 3 सदस्य इनकी बेंच ने सभी 8 याचिकाओं को खारिज कर दिया था। ऐसा करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2 बातें साफ कर दी। कोर्ट के मुताबिक हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जबकि दूसरा, स्टूडेंट्स कर्नाटक के स्कूलों या कॉलेज की तरफ से तय यूनिफॉर्म को पहनने से इनकार नहीं कर सकते। इसके साथ ही इस बेंच ने 5 फरवरी को कर्नाटक की मुंबई सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया जिसमें स्कूलों में यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था। चलिए अब रुक करते हैं हम अगली खबर का। कोरोना के खिलाफ जंग में हम एक और बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं। जी हां, 15 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीन पहले से दी जा रही है। गुड न्यूज़ ये है कि कल से देश में 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के वैक्सीनेशन का मतलब है कोरोना के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच। देश के हर बच्चे को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच देने की मुहिम जारी है। 15 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीन देने के बाद अब 12 से 14 साल के बच्चों को सुरक्षा घेरे में लाने की तैयारी है। इन बच्चों को कोविवैक्स वैक्सीन की डोज लगेगी। इस वैक्सीन की क्या खूबी है, पहले इसे जान लीजिए। कोविवैक्स कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद तीसरी स्वदेशी वैक्सीन है। कोविवैक्स को हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिका ने बनाया है। कोविवैक्स न सिर्फ स्वदेशी है बल्कि ये पहली वैक्सीन है जो कि आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन से बनाई गई है। यानी ये दवा एक प्रोटीन अवरोधक है जो कोरोना वायरस के ऊपरी हिस्सों पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर देती है। इसलिए 24 घंटे के अंदर शरीर की कोशिकाओं में वायरस के फैलाव को रोकने का काम करती है। कॉर्बेवैक्स जो वैक्सीन है, इसके अंदर एक वायरस में एक प्रोटीन होता है, तो वो प्रोटीन को इंजेक्ट कर दिया जाता है। सब प्रोटीन यूनिट वैक्सीन है, सब यूनिट प्रोटीन वैक्सीन है ये। उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है और वो शरीर की कोशिकाओं के अंदर जाके रेप्लिकेट करता है और बॉडी को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एक तरह से एक लो ग्रेड इन्फेक्शन बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इसमें क्योंकि वायरस की अलग चीज़ें नहीं होती हैं तो इसलिए ये उस टाइम पे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। सो अगर इसके बाद कभी कोविड इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में पहले ही इम्यूनिटी होती है उस वायरस से लड़ने के लिए, और इस तरह से ये मदद करता है। वर्ल्ड वाइड स्टडी हो चुकी है कि भाई इन वैक्सीनों से बच्चों को फायदा होता है और इसी वजह से भारत सरकार की तरफ से अप्रूवल हमें मिला है। स्कूली बच्चों की वजह से, यंग ग्रोइंग होने की वजह से हमें ये फायदा देना आवश्यक है। बच्चों को दी जाने वाली ये वैक्सीन ट्रायल में बेहद कारगर साबित हुई है। इसके डोज लेने के लिए बच्चों को ज्यादा इंतजार भी नहीं करना होगा। कोविवैक्स की 2 खुराक के बीच 28 दिन का अंतर होगा। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में स्टोर किया जा सकता है। वैक्सीनेशन का ये चरण देश के लिए अहम है। देश में 12 से 14 साल के करीब 7 करोड़ 11 लाख बच्चे हैं। फिलहाल देश में 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो अब तक 5 करोड़ 59 लाख से ज्यादा बच्चों को पहली डोज दी जा चुकी है और करीब 3 करोड़ 43 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है और बुधवार को देश वैक्सीनेशन की यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ा देगा। बुधवार से 12 से 14 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इस वक्त
हम दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौजूद हैं और इसके वैक्सीनेशन सेंटर पर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस तरह से जो बैनर हैं, पोस्टर हैं, वो चस्पा कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो पूरी व्यवस्था है वो कर ली गई है। इसके पहले 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। 3 करोड़ से ज़्यादा की संख्या में इनको वैक्सीन लगाई गई, लेकिन अब बारी है उन बच्चों की जिनकी उम्र 12 से 14 साल के बीच में है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जल्द ही देश की एक बड़ी आबादी वैक्सीन के सुरक्षा घेरे में आ जाएगी। बच्चों को लेकर भी डर खत्म हो जाएगा। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बच्चों को कोरोना के खतरे से बचाना बेहद जरूरी है। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन मिलने के बाद कोरोना के खिलाफ हमारा सुरक्षा कवच और मजबूत हो जाएगा। और अब ये अभियान 12 से 14 साल के बच्चों के लिए भी शुरू किया जा रहा है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको हम बता दें कि अब तक जैसे कोविन पोर्टल पर 15 से 18 साल के बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, ठीक उसी तरह से 12 से 14 साल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी ये जान लेना है कि आपको रजिस्ट्रेशन कहां और कैसे कराना होगा। उससे पहले आपको हम बता दें कि 16 मार्च यानी कि कल से 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिया जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है ये बता दें। वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोविन पोर्टल पर मोबाइल नंबर डालना होगा, जिसके बाद फोन पर एक OTP आएगा जिसको पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको बच्चे की सारी जानकारी, डिटेल्स डालनी होगी। इसके बाद आप अपने घर के पास का वैक्सीनेशन सेंटर चुन सकते हैं और सुविधा के अनुसार बच्चे के लिए टाइम स्लॉट पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और आप बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए लेकर जा सकते हैं। हालांकि बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑन स्पॉट ऑप्शन भी रखा गया है और अपने घर के आसपास वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी के लिए कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु की मदद आप ले सकते हैं। और इस बात का खास ध्यान भी रखें, जिनका जन्म 2008, 2009 और 2010 में हुआ है, उन्हीं को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। खास बात यह है कि 11 साल 11 महीने वाले भी वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे, यानी वैक्सीन के लिए 12 साल की उम्र पूरी होना जरूरी है। देश में बच्चों को भारत की 3 दवा कंपनियों ने बच्चों की वैक्सीन यहां पर बनाई है। इसमें भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जायडस कैडिला शामिल है। लेकिन बच्चों को फिलहाल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है। जायडस कैडिला की ज़ाइकोव डी को 20 अगस्त को ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसे अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया है। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, चीन में केसेस बढ़ने लगे, डेल्टा क्रॉन नाम का कोई एक नया वेरिएंट के बारे में बात हो रही है, कुछ और वेरिएंट्स की भी बात हो रही है। तो ऐसे समय में हम सावधानी में कोई भी कमी नहीं ला सकते, लापरवाही नहीं करी जा सकती। तीसरी चीज, माता पिता को एक विश्वास भी रखना है, क्योंकि अगले हफ्ते में सब स्कूल खुल जाएंगे, तो बच्चों को स्कूल भेजने में उनके मन में कोई हिचक, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। और जो वैक्सीन दी जा रही है वो बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन है और बच्चों में एंटीबॉडी बहुत अच्छी प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए ये डिसीजन लिया गया। अगर हम पीछे 2 साल मुड़ के देखते हैं तो जब भी कोई लहर आई है, वो लहर किसी वेरिएंट के ऊपर खेलती हुई आई है या उस लहर के ऊपर से आई है। तो शुरू में वुहान की थी और उसके बाद फिर दूसरी वेव डेल्टा की थी। अल्फा बीटा इतनी ज्यादा परेशानी नहीं पैदा करी, फिर डेल्टा, और डेल्टा के बाद अब ये तीसरी लहर जो थी दिसंबर में शुरू होकर के और अब करीब करीब खत्म है, ओमिक्रॉन की थी। और एक ये सुनामी की तरह बहुत केसेस हुए। 20 जनवरी को 3.5 लाख केस थे और उसके बाद अब हम देखते हैं 2-2.5 हजार केस हैं। तो हर लहर एक नए वेरिएंट के ऊपर आती है और यही आगे भी होने की संभावना है।
चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिख धर्म का मूल उद्देश्य सेवा और सीख है। ये धर्म लोगों की सेवा और सम्मान करना सिखाता है। कोरोना काल का ही उदाहरण अगर ले ले तो पूरे देश में सिख समुदाय मरीजों के लिए मसीहा बनकर सामने आया था। सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर मुफ्त खाना खिलाने का जिम्मा तक अपने कंधे पर उठा लिया था। कोरोना महामारी की वजह से साल 2020 में 4 लॉकडाउन लगे थे। इस दौरान इस समुदाय का एक ही उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना सोए। देश ही नहीं बल्कि विदेश तक बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर सिखों ने संकट के समय में खुद की परवाह किए बगैर लोगों की मदद की, पेट भरने के लिए उनको खाना खिलाया। सेवा भाव का यही जज्बा युद्ध में घिरे यूक्रेन में भी देखने को मिला है। वहां भी सिख समुदाय के लोग वॉर जोन में जाकर लोगों में लंगर बांटकर उनकी सेवा कर रहे हैं। संक्षेप में सिख समुदाय की तरफ से की जाने वाली ये सेवा किसी स्वार्थ से नहीं की जाती, बल्कि इसका मकसद निस्वार्थ भाव से इंसानियत को बचाना होता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिखों की आबादी करीब 3 करोड़ है, जिसमें सबसे ज्यादा सिख भारत में ही है। साल 2011 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2,83,000 से ज्यादा सिख रहते हैं, जिन्हें सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हर किसी ने मानवता और एकेश्वरवाद का ही पाठ पढ़ाया था। सेवा और मानवता की सीख का मिसाल बन चुके सिख समुदाय से जुड़े सैकड़ों युवा एविएशन इंडस्ट्री यानी कि नागरिक उड्डयन उद्योग से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे सिख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 4 मार्च को जारी किए गए अपने एक आदेश में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में बदलाव कर दिया गया है। आपको बता दें, इसके बाद सिख कर्मचारी देश के किसी भी एयरपोर्ट पर अपने साथ फिर कृपान धारण कर पाएंगे, यानी कि रख पाएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के इस आदेश के बाद सिख यात्री भी कृपान के साथ हवाई जहाज में सफर कर सकेंगे। हालांकि ये इजाजत सिर्फ घरेलू विमानों तक ही सीमित है। हालांकि उन्हें कृपान के ब्लेड की लंबाई का खास ख्याल रखना होगा। किसी भी हाल में कृपान के ब्लेड की लंबाई 6 इंच से ज्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा कृपान की कुल लंबाई भी 9 इंच से ज्यादा नहीं होगी। सिखों के लिए धार्मिक आस्था के प्रतीक कृपान को लेकर विवाद तब खड़ा हो गया था जब 4 मार्च को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश में मौजूद एयरपोर्ट पर काम करने वाले सिख कर्मचारियों को कृपान ना लेकर जाने के आदेश दे दिए थे। इस पाबंदी के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में एसजीपीसी ने सरकार को सिखों की धार्मिक आजादी का हवाला दिया था। एसजीपीसी के इस रुख के बाद 5 दिनों के अंदर ही उड्डयन मंत्रालय ने अपने आदेश को वापस ले लिया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर काम करने के दौरान सिख कर्मचारी फिर से अपने साथ कृपान रख सकेंगे, जो सिख धर्म में धारण किए जाने वाले 5 क में से एक है। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने ही सिख समुदाय को 5 ककार दिए हैं, जिनमें कृपान के अलावा कंघा, कड़ा, कछरा, केश शामिल है। सिख धर्म में ये मान्यता है कि इन 5 क के बिना सच्चा सिख बनना संभव नहीं है। चलिए इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे। आप देख रहे हैं अच्छी खबर सच्ची खबर। बता दें आपको, होली आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। आपको भी इंतजार होगा, लेकिन त्योहार का खुमार अभी से ही परवान चढ़ चुका है और इसकी वजह भी है। एक तो होली, दूसरी कोरोना की वजह से 2 साल बाद पूरी आजादी से उत्सव का आनंद मनाने की छूट। बड़ी संख्या में भक्त होली मनाने के लिए वृंदावन, मथुरा, नंदगांव और बरसाना पहुंच रहे हैं। ब्रज क्षेत्र में वसंत पंचमी के साथ ही 40 दिन के फागोत्सव की शुरुआत हो गई है, लेकिन अब होली के नजदीक आते ही ब्रज पर चढ़ा होली का रंग और गाढ़ा होता जा रहा है। रंगों के इस त्योहार की खास बात है कि इस सब मिलाकर इसे बनते हैं, कोई भेदभाव इसमें नहीं होता। कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला उत्तर प्रदेश के रामपुर में, जहां हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को रंग लगाया और फूलों से होली खेली। वहीं बाबा भोलेनाथ की नगरी भी आपको हम ले चलेंगे, वहां की भी तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर काशी पर होली का रंग चढ़ चुका है। यहाँ हिंदू मुसलमान एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दे रहे हैं
और प्यार का संदेश बांट रहे हैं। ये रामपुर की तस्वीरें सामने आई। अनेकता में एकता की इससे खूबसूरत तस्वीर कहीं नहीं मिलेगी।